Hello guys, so we are back with our second lecture on the quick revision of chemical kinetics. तो यहाँ पर आप फर्स्ट ये देख सकते हैं, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो रेट लॉ उनका क्या होता है, के क्या यूनिट्स हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन एंड व्हाट आर द ग्राफ्स फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. ओके, तो ये आप एक बार कंपेयर कर सकते हैं. आप अपना जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटेंट कवर किया था, ये 3 ऑर्डर के रिएक्शंस, तो उनको क्विकली इससे रिवाइज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो का मतलब होता है कि फेक. ओके, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जहां पर आपको लगता है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर होगा, बट कुछ कंडीशंस चेंज करने की वजह से रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है. ओके, तो हमने ऑलरेडी ये पहले भी पढ़ा है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है दैट कैन बी अल्टर्ड, वो चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशंस. तो फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर को स्टडी करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मतलब है कि एस्टर प्लस वाटर रिएक्ट करने वाले हैं. तो नॉर्मली ये एक सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए अगर एस्टर और वाटर दोनों लिमिटेड अमाउंट में लिए गए हैं. बट अगर आप 0.01 मोल एस्टर का लेते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10 मोल्स या 20 मोल्स वाटर के लेते हैं, ठीक है, तो एस्टर को कंप्लीट होने में कितने मोल्स कंज्यूम करने हैं? 0.01, क्योंकि आपने 0.01 मोल लिए हैं एस्टर के. तो जब वो 0.01 मोल खत्म हो जाएंगे, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. अब अगर आपने 10 मोल लिए हैं सपोज वाटर के, तो वाटर के 10 मोल्स में से 0.01 मोल कम होता है, तो दैट इज हार्डली एनी डिफरेंस. तो वाटर के अमाउंट में कोई खासा डिफरेंस नहीं आएगा. तो हम बोलते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है. तो जब भी कोई एक कंपोनेंट एक्सेस में रखा जाता है, तब उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती. ये ऐसा ही है जैसे कि आप एक तालाब से जाके बाल्टी पानी की निकाल लाएं, और उससे क्या तालाब के पानी के लेवल पे या अमाउंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो निग्लिजिबल फ़र्क पड़ेगा. ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर में अगर वाटर हम एक्सेस में लेते हैं, तब क्या होता है? नॉर्मली आपकी रेट की इक्वेशन होगी रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. बट क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, इसलिए के मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट कंसंट्रेशन इज अनदर कांस्टेंट के डैश. ठीक है, तो अब आपकी जो नई इक्वेशन आएगी दैट इज आर इज इक्वल टू के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, और इसका ऑर्डर कितना है? 1. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दूसरा एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. आपके पास केन शुगर है C12H22O11. ये वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज होगा टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स, वन इज ग्लूकोज एंड वन इज फ्रक्टोस. तो इसमें भी रेट सिर्फ डिपेंड करता है केन शुगर की कंसेंट्रेशन पे, ना कि वाटर पे, बिकॉज वाटर विल बी इन एक्सेस. तो कहीं पर भी अगर कोई भी रिएक्टेंट आपका एक्सेस में लिया गया है, तो आप उसकी कंसेंट्रेशन को इग्नोर कर सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी 0. नेक्स्ट इज द केस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5. तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि N2O5 की डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दिया गया हो, क्योंकि यहां पर इस रिएक्शन में तीनों टर्म्स N2O5, NO2 और O2 गैसेस हैं. तो गैसेस के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर. तो देखिए, T इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो सिस्टम का टोटल प्रेशर, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सिस्टम का टोटल प्रेशर P0 था. NO2 और O2 अभी बने नहीं है, तो उनका प्रेशर 0 है. तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी होगी एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन द टोटल प्रेशर वॉज दिस मच. ओके, तो वो P0 होगा. आफ्टर सम टाइम T N2O5 डिकम्पोज करेगा, तो मान लीजिए प्रेशर में कमी आई, तो अब नया प्रेशर हो गया P0 माइनस X. अब 2 मोल N2O5 अपने से डबल, दैट इज 4 मोल NO2 बनाते हैं. तो X अमाउंट जो ड्रॉप होगा वो 2X NO2 जनरेट करेगा, और X/2 O2 जनरेट करेगा. तो अगर आप T टाइम पे टोटल प्रेशर सिस्टम का कैलकुलेट करें, तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T कितना आ जाएगा?
पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स बाई टू, दैट इज पी नॉट प्लस 3x बाई टू। तो आपका जो पी टी है टोटल प्रेशर, तो आपको क्वेश्चन में ये भी दिया रहेगा कि आफ्टर मे बी 30 मिनट्स और 15 मिनट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम वॉज फाउंड टू बी दिस मच। तो वो पी टी दी आपको दिया गया है। तो ये पी नॉट प्लस 3x बाई टू है, यहाँ से x आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जब आप फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखते हैं आप k की, तो k की इक्वेशन आती है 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाय सी टी। तो टाइम आपको दिया होगा कि 30 मिनट्स के बाद प्रेशर इतना चेंज हुआ है। ठीक है, आपको सी नॉट बाय सी टी में क्या करना है, सी नॉट क्या है, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसको आप रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हो, तो सी नॉट की जगह पी नॉट लिख सकते हो। सी टी क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ओके, तो ये पी नॉट माइनस एक्स आ जाएगा, और एक्स जो आपने कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ पी टी एंड पी नॉट, ये आप लिख देंगे। तो अब ये जो आपके पास सी नॉट बाय सी टी प्रेशर की टर्म्स में आ गया। तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था, फाइनल प्रेशर पी टी भी आपको दिया गया था, तो इसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, एंड यू कैन सॉल्व इट जस्ट लाइक एनी अदर प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जैसे ही ये स्टोइकियोमेट्री चेंज होगी, ये x 2x x बाई टू ये भी चेंज हो जाएंगे। तो हर बार आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर के केस में आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि सी नॉट बाय सी टी में सिर्फ रिएक्टेंट की ही टर्म्स लेनी है, प्रोडक्ट की टर्म्स नहीं लेनी है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें वॉल्यूम का, सपोज आपको दिया गया कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो यहां जनरेट हो रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट टाइम के बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद, तब कितनी O2 कलेक्ट की गई टोटल, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना रिएक्टेंट स्टार्टिंग में लिया गया था, क्योंकि जितना आप N2O5 स्टार्टिंग में लोगे उतना ही ज़्यादा वो O2 बनाएगा। तो जब N2O5 कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, तब जो O2 बनेगा टोटल वो उसी पे डिपेंड करेगा कि N2O5 कितना था। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ O2 गैस मेजर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड। तो इफ V इंफिनिटी आपको दिया रहेगा कि एट इनफाइनाइट टाइम और आफ्टर इनफाइनाइट टाइम और लॉन्ग टाइम द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड वॉज दिस मच ऑफ लीटर्स, तो वो है V इंफिनिटी कि इन्फिनिटी पे कितना O2 कलेक्ट हुआ, तो उसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 एट इनफाइनाइट टाइम। और दूसरा रहेगा कि आफ्टर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड वॉज दिस मच, तो वो हो गया VT। ठीक है, अब देखिए जो N2O5 की इनिशियल कंसेंट्रेशन थी वो V इंफिनिटी के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इनिशियली जितना ज़्यादा रिएक्टेंट रखोगे उतना ही ज़्यादा O2 फाइनली मिलेगा। सेकेंडली आफ्टर टाइम T, अब T टाइम के बाद कितना O2 बना, देखिए T टाइम के बाद कितना O2 बना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, X पे, और X क्या है, कितना अमाउंट N2O5 का कम हुआ है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि N2O5 की कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम T कितनी होगी, दैट विल बी V इंफिनिटी, जो किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसेंट्रेशन C नॉट के प्रोपोर्शनल, तो V इंफिनिटी को आप C नॉट मान लें। और VT किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ O2 आफ्टर टाइम T किसके प्रोपोर्शन है, X के, X क्या है, जो अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है, तो VT किसके प्रोपोर्शन है, X के। तो बेसिकली C नॉट माइनस एक्स को ही हम V इंफिनिटी माइनस VT यूज कर सकते हैं, और C नॉट माइनस एक्स बेसिकली क्या होता है, CT। तो C नॉट बाय CT की जगह आप क्या लिखेंगे, V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। तो ये भी ध्यान रखना कि जब आपको वॉल्यूम की टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया है तो V इंफिनिटी और VT को इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए द पैरेलल रिएक्शंस, तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं। जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ते हो तो हम पढ़ते हैं कि जैसे बेंजीन के रिएक्शंस में एक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया और एक पैरा प्रोडक्ट बन गया और एक थोड़ा सा मेटा भी बन गया, तो ये 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सपोज, तो तीनों प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई एक रिएक्शन जहाँ पर एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल रिएक्शन। तो यहाँ पर A आपने लिया था जिसके T = 0 पे A मोल थे, आफ्टर सम टाइम उसके X मोल कम हो गए और B के Y मोल बने हैं और C के Z मोल बने हैं। ठीक है, अब B को बनाने का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है,
सी के बनने का रेट कांस्टेंट K2 है, तो मतलब दोनों के रेट कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट रेट को डिफाइन करता, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो मतलब अगर बी के लिए K1 की वैल्यू ज़्यादा है K2 से, तो मतलब बी के बनने की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इसको अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहें, सपोज इफ K1 इज ग्रेटर देन K2, तो B फास्ट बनेगा, तो A तो डिक्रीज इस तरह से होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम मान रहे हैं। ठीक है, और B ज़्यादा फास्ट बनेगा, C थोड़ा कम फास्ट बनेगा। तो ये C की कंसंट्रेशन का ग्रोथ है, ये B का ग्रोथ है और ये A का ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब X कंज्यूम हुआ तो ये थोड़ा Y में गया और थोड़ा ये Z में गया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A दैट इज dx/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B प्लस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। तो ये आपका इक्वेशन आएगी और फाइनली जो आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू K1/K2। कि कितना B बनेगा या कितना C बनेगा वो डायरेक्टली उनके रेट कांस्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया कि 30 मिनट्स के बाद कितना B और C की रेशियो क्या होगी, तो डायरेक्टली उनके K1/K2 की रेशियो होगी, वही उनकी कंसंट्रेशंस की भी रेशियो होगी। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज़ ओनली आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड लेवल। ठीक है, जेई मेंस के लिए या पीएमटी के लिए आपको इसकी भी ज़रूरत शायद ही पड़े। देखिए, नेक्स्ट इज द अपोजिंग रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं। ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी। तो देखिए, ए के फॉरवर्ड जाने का रेट K1 है और बी से वापस ए पे आने का रेट K2 है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सपोज आप 4 कदम आगे चलते हैं और 2 कदम पीछे चलते हैं, तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 स्टेप्स, 2 कदम आप आगे चले। ठीक है, तो वैसे ही अगर बी सपोज फॉरवर्ड रिएक्शन से बी के 10 पार्टिकल बनते हैं और बैकवर्ड में 6 वापस चले जाते हैं, तो बी बना कितना? 10 - 6, सिर्फ 4 ही तो बना। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? जो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? जो बैकवर्ड का रिएक्टेंट है। तो स्टार्टिंग में आपने ये ए लिया था, ये 0 था, आफ्टर सम टाइम ये A - x हो गया, ये x आ गया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा K1 × A - x, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा K2 × x। और नेट रेट कितना होगा? फॉरवर्ड चले आप 10 कदम, पीछे आए आप 6 कदम, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड दैट इज द नेट रेट। और इक्विलिब्रियम आने पे ये नेट रेट को हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डेरिवेशन की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपोजिंग रिएक्शन में जो नेट रेट लिखा जाता है दैट इज K1 × A - x माइनस K2 × x। बस ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। थर्ड इज द कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस है। कंसेक्यूटिव का मतलब है कि A B बना रहा है, B आगे C बना रहा है और दोनों स्टेजेस आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। K1 और K2 उनके रेट कांस्टेंट्स हैं। अब इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि सपोज B बन रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, हर सेकंड में B के 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, और B के कंज्यूम होने का रेट क्या है? 5 मॉलिक्यूल। तो 10 बन रहे हैं, 5 आगे चले जा रहे हैं C बनाने में। ठीक है, तो मतलब हुआ कि फिर भी हर सेकंड 5 तो बन रहे हैं ना, तो धीरे धीरे B की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। ठीक है, और एक सेकंड में B से C कितने जा रहे हैं? 5, तो C की कंसंट्रेशन भी उसी स्पीड से बढ़ेगी। बट ये मान लीजिए कि जिस स्पीड पे B बन रहा है उससे ज़्यादा स्पीड पे B कंज्यूम हो रहा है, तो B की कंसंट्रेशन तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगी क्योंकि थोड़ा सा बनता है और एकदम से C में चला जाता है। ठीक है, तो B किस स्पीड से बन रहा है वो K1 बताएगा और B किस स्पीड से कंज्यूम हो रहा है वो K2 बताएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ग्राफ हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है? K1 इज 5 टाइम्स K2, मतलब K1 बड़ा है, तो B के बनने की स्पीड ज़्यादा है, C के बनने की स्पीड उससे कम है। तो देखिए A की कंसंट्रेशन तो यूनिफॉर्मली कम होती जाएगी, B की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी, देखिए काफ़ी बढ़ी क्योंकि B के बनने का रेट ज़्यादा था तो काफ़ी बढ़ी। फिर एक टाइम आएगा जब उसमें एक सैचुरेशन आ जाएगी क्योंकि A तो ऑलमोस्ट, देखिए जिस पॉइंट पे B अपनी पीक पे है उस टाइम A बहुत कम हो गया है। अब जब A ही कम हो गया है तो जिससे B बन रहा था वही जब ख़त्म हो रहा है तो B का बनना अब कम होता जाएगा।
तो अब पीक के बाद अब बी सिर्फ डिकम्पोज होगा, क्योंकि ए तो खत्म हो गया, अब बी सिर्फ सी में कन्वर्ट होगा। तो अब देखिए जब बी पीक पे था उस टाइम सी की कंसंट्रेशन अभी काफ़ी बढ़ रही है, अब बी कम होता जाएगा और सी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और सी पीक पे आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है फर्स्ट केस। दूसरा केस देखिए यहाँ पर सॉलिड लाइंस में K2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स K1। अब K2 ज़्यादा बड़ा है, मतलब B के कंज्यूम होने की स्पीड ज़्यादा है, तो B जस्ट बन रहा है जिस स्पीड से, उससे 5 गुना स्पीड से वो कंज्यूम हो रहा है, तो B तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बनता है और एकदम से C में चला जाता है। ठीक है, तो A की कंसंट्रेशन कम हो रही है, B की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ती है और उसके बाद वो C में चला जाता है, इसलिए C की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग से ही बहुत स्टीप है, तो C बहुत बढ़ रहा है और B थोड़ा सा बढ़ा और डाउन आ गया। सेकेंड टाइम्स K2 इज 50 टाइम्स K1, मतलब B के कंज्यूम होने का रेट 50 गुना है उसके बनने से। तो ये डैश लाइंस में शो किया गया। तो देखिए डैश लाइन में B थोड़ा सा बना है और फिर नीचे, मतलब B एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाएगा, जैसे ही थोड़ा सा बनता है C में चला जाएगा। ठीक है, और C के बनने का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो इस तरह के ग्राफ आपको पूछे जा सकते हैं प्रॉब्लम्स में। ओके, तो ये आपको बस ग्राफ इसका समझना है। और देखिए नेक्स्ट आते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन के टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे K बढ़ता है और K के जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो आर्हीनियस इक्वेशन में रिप्रेजेंट की जाती है। K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ पर A आपका आता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उससे पहले जो फैक्टर आ रहा है दैट इज कॉल्ड आर्हीनियस कांस्टेंट और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि K का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसी रहेगी, इंक्रीजिंग। E इज एक्टिवेशन एनर्जी, K रेट कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो आपने पढ़ा है कि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, और एंजाइम भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हम रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन विदाउट एंजाइम या उसको आप विदाउट कैटलिस्ट मान सकते हैं। तो विदाउट कैटलिस्ट में क्या था, रिएक्टेंट को इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। तो ये जो एनर्जी का गैप है रिएक्टेंट के बेस लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक, इसको क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि उसको कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी चढ़ाई वो चढ़ेगा, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब एंजाइम डालने पे या कैटलिस्ट डालने पे क्या हुआ, एक अल्टरनेट पाथ आ गया। याद ये रखना है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करते, कैटलिस्ट एक आपको शॉर्टकट दे देता है। लॉन्ग रूट को छोटा नहीं कर रहा है, वो आपको एक दूसरा रूट दे दे रहा है जिससे आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये एनसीईआरटी में भी थोड़ा इसमें क्लैरिटी नहीं है, उन्होंने जो स्पेसिफाई किया है कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर the activation energy of a particular path but it provides an alternate path with a lower activation energy। तो अब ये आपको नया पाथ मिल गया ब्लू लाइन के साथ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कम है, तो इसको कवर करना इजी है, फास्ट है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये होता है कैटलिस्ट डालने से या एंजाइम डालने से। ठीक है, टोटल आपके प्रोडक्ट की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो डेल्टा एच है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किस स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज आर्हीनियस इक्वेशन। अब देखिए इसको अगर हम इफेक्टिव कोलिजन की बात करें कि कितने, अगर 1,00,000 कोलिजन एट अ टाइम हो रहे हैं तो हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। जब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कोलिजन आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो जो कोलिजन प्रोडक्ट देता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो अगर 1,00,000 कोलिजन हो रहे हैं तो मान लीजिए उसमें से 1,000 सिर्फ इफेक्टिव होंगे या उससे भी कम। ठीक है, तो इफेक्टिव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों कुछ कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। देखिए पहली चीज़, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। कि मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने के लिए 50 अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 50 है। जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं रिएक्टेंट के, तो हो सकता है वो 50 की एनर्जी जनरेट ना कर पाए। ठीक है, वहाँ पर 50 की एनर्जी इन्वॉल्व ना हो, 50 से कम हो, तो वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी। सेकंड केस, तो मान लेते हैं कि 1,00,000 में से 10,000 मॉलिक्यूल्स
कि जो कोलिजन थे 10,000 कोलिजन थे जिनके पास एनर्जी थी सफिशिएंट, पर प्रॉब्लम क्या थी, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दी है NO2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स यू NO प्लस CO2। यहाँ पर अब आप देखें तो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ये तभी जाएगा, कैसे जाएगा, जब ये कार्बन के साथ अटैच होगा, मतलब इस CO को इसके साथ अटैक करना है, इस पर कोलाइड करना है। अब अगर कार्बन जाके नाइट्रोजन से भिड़ जाए, नाइट्रोजन से कोलाइड कर ले, तो कार्बन को तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ओरिएंटेशन गलत है। तो कार्बन को कोलाइड करना है सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। जब ये इस ऑक्सीजन के साथ कोलाइड करेगा तभी उसको तोड़ के अपने साथ लगा लेगा और तभी CO2 बनेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कोलाइड कर जाए तो क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कोलाइड कर जाए तब भी कुछ नहीं होगा। कार्बन नाइट्रोजन से कोलाइड कर जाए तब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ओरिएंटेशंस पॉसिबल होती हैं, बट उनमें से एक ही ओरिएंटेशन ऐसी होगी जो प्रॉपर होगी, तो वो होनी चाहिए, एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके कोई कोलिजन इफेक्टिव होता है। तो कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहली बात कितने कोलिजन हुए। अब अगर 1,00,000 हुए तो उसमें से मान लो 1,000 इफेक्टिव थे, अगर 2,00,000 होंगे तो 2,000 इफेक्टिव हो जाएंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सेकंड, एनर्जी फैक्टर, उन कोलिजन में से, अब 1,00,000 हुए, 1,00,000 में से मान लीजिए 1% के पास या 10% के पास क्या थी, सफिशिएंट एनर्जी, तो एनर्जी फैक्टर कितना होता है, e⁻⁻⁸ मतलब इतनी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, तो 10%, तो ये हुए 100% आपके कोलिजन। इसमें से 10% के पास थी एनर्जी सफिशिएंट, तो 10% ही नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। उनमें से मान लीजिए 5% के पास या 1% के पास ही प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो इन तीनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तब आपको मिलेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और वो देगा आपको रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आ जाएगा P/Z/e⁻RT। और जब आप किसी भी रेट की इक्वेशन में लिखते हैं कि A⁻B या X और Y, अगर मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, आप यूनिट कंसंट्रेशन ले लीजिए रिएक्टेंट्स की, तो ये फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू K आ जाएगा, तो रेट जो है वही K होगा। तो K को लिखेंगे Pz/e⁻RT, और ये P/Z ही A होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अर्हीनियस फैक्टर। ओके, तो आई थिंक दैट इज क्लियर। अब अगर आप इस इक्वेशन को K इज इक्वल टू A e⁻⁻RT का लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू -E/R इंटू 1/T प्लस लॉग नेचुरल लॉग A। इसको आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो स्लोप आ जाएगी -E/R। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ आ गया उसका। ठीक है, नेचुरल लॉग K को आप 1/T के साथ प्लॉट कर रहे हैं, तो x आ जाएगा आपका 1/T और y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग A। सेकेंडली, K का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसी है। जनरली बहुत बच्चे इसको किस तरह से सोचते हैं कि K बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा भी अगर हो जाता है, सपोज टेम्परेचर गोज टू इन्फिनिटी, तो E/RT समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो e⁻01, तो K इज इक्वल टू A। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं ऐसा कि K बढ़ेगा और फाइनली किसी पॉइंट पे जाके A के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये IIT में ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपको कि K का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो इस तरह से है। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सेकेंडली, अगर आप दो डिफरेंट टेम्परेचर पे K को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए T1 टेम्परेचर पे K1 होगा, T2 टेम्परेचर पे K2 होगा। ओके, तो नेचुरल लॉग K2/K1 इज इक्वल टू E/R 1/T1 माइनस 1/T2, और अगर आप लॉग बेस 10 लेते हैं तो आ जाएगा E/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। सो ये इक्वेशन आपकी यूज होगी जब आपके पास दिया गया है कि T1 पे K1 है, तो बताओ T2 पे K2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखिए इस तरह का ग्राफ आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ इन दिस केस
T1 पे ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी का, ये है नंबर ऑफ कोलिजन्स विद पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो T1 पे कुछ ग्राफ इस तरह का है और T2 पे ग्राफ डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूव कर रहा है। तो याद आया आपको कुछ वहाँ से गैसेस स्टेट से कि T2 इज ग्रेटर देन T1। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ग्राफ डाउन और राइटवर्ड जाता है, पीक शिफ्ट्स डाउन एंड राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि काइनेटिक एनर्जी, सपोज एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे है, ये जो वैल्यू है दिस इज अवर एक्टिवेशन एनर्जी। तो T1 पे अगर T1 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट के आगे कितना एरिया है, ये जो एरिया है दिस गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ कोलिजन, क्योंकि यहां पर हम कोलिजन्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतने कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रखते हैं तो यही इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इतना एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी तो आपकी वही रही, बट अब उस एक्टिवेशन एनर्जी से आगे एनर्जी रखने वाले जो कोलिजन है वो एक नया एरिया आपके पास ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दिस इज द extra number of collisions that now possess energy greater than activation energy। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी वो बढ़ गए, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये ग्राफ। एंड द लास्ट टॉपिक इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो कि 10 डिग्री से डिफरेंट करना चाहिए। जैसे आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे के को कैलकुलेट किया तो के 10 आ गया, 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया तो के 20 आ गया। ठीक है, अब इनकी रेशियो लेनी है, पर रेशियो लेनी है आपको के 20 बाय के 10 की। मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स एट टू टेम्परेचर्स विच डिफर बाय 10 केल्विन। तो के टी प्लस 10 डिवाइड बाय के टी, और इसका अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इज इट एक्सपोनेंशियल, दैट इज ई रेज टू पावर 10 इंटू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय आर टी इंटू टी प्लस 10। तो जनरली कहा जाता है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 के बीच में होती है। मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे के ऑलमोस्ट डबल हो जाता है या रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। पर ये हमेशा नहीं होता, ये तभी होता है इफ योर एक्टिवेशन एनर्जी इज अराउंड 50 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तब आपका रेट ऑलमोस्ट डबल होगा बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, so that was a brief recap of this chapter. I hope I have covered all the important points and small tips. Okay, so if you like this video, if you find it useful, you can always share it with your friends or with your classmates. Okay, so thank you. Have a nice day.